सुहा की माँ ने उसको अनाथ आश्रम में छोड़ दिया था और जाते वक्त उन्होंने ये भी नहीं कहा था कि कभी कभार वो उससे मिलने आया करेंगी। फिर जब सुहा स्कूल में थी तो उसके सभी क्लासमेट को पता चल गया था कि वो एक अनाथ है और अनाथ आश्रम में रह रही है। उसकी एक क्लासमेट अपना ब्रेड और मिल्क सुहा को दे देती है क्योंकि उसको सुहा के ऊपर तरस आ रहा होता है, पर ये सब सुहा को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। सुहा को काफी गुस्सा आता है तो वो उस लड़की का बैग लेकर वॉशरूम में जाती है और उसके अंदर जितना भी सामान होता है उन सबको फ्लश कर देती है। फिर जब टीचर उससे पूछती है कि उसने ऐसा क्यों किया तो वो बताती है कि उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। मुझे दूसरे स्टूडेंट से पता चला है कि वो तुम्हारे साथ काफी अच्छा बर्ताव किया करती थी। तो सुहा कहती है कौन सा अच्छा बर्ताव, बेकारी समझकर भीख देती है। आपको मेरी बातों पर यकीन नहीं हो रहा होगा क्योंकि मैं अनाथ हूँ ना, इसलिए। फिर जब सुहा जा रही होती है तो टीचर कहती है तुमने मौका खो दिया है उस गलती को मानकर उसे सुधारने की। तो सुहा कहती है मैंने जो भी किया मुझे उसका कोई भी अफसोस नहीं है। सभी लोग सुहा पर तरस खाते थे जो कि उसको अच्छा नहीं लगता था, इसीलिए उसने डिसाइड किया कि वो खुद ही खुश रहना सीखेगी क्योंकि लोग जिसे बेचारा समझते हैं वो हमसे प्यार नहीं करते। इसीलिए उसने डिसाइड किया कि वो सिर्फ खुद के बारे में सोचेगी और खुद से ही प्यार करेगी। जब मैंने मिस्टर जैंग का स्कॉलरशिप वाला ऑफर एक्सेप्ट किया था उस दिन से ही मैं खुद को ही जस्टिफाई कर रही हूँ। काश कोई मुझे डांटता अपने बॉस से वफादार ना रहने के लिए या फिर अपने ही दोस्त से गद्दारी करने के लिए। सेरोई तुम मेरे लिए हमेशा से ही बहुत खास रहे हो। सेरोई और सुहा किस करने वाले होते हैं पर ईसियो बीच में आ जाती है और उनको रोक लेती है। ईसियो सुहा के मुंह पर हाथ रखकर उसको पीछे कर देती है और कहती है कि बिना सामने वाले की मर्जी के उसे किस करना एक जुर्म है। तुम ये क्या कर रही हो? तो ईसियो कहती है क्या हुआ, क्या मैंने तुम दोनों को डिस्टर्ब कर दिया? क्या तुम चाहते थे कि ये तुम्हें किस करे? तुम पागल हो गए हो क्या? ईसियो कहती है पब वापस खुलने के बाद ये हमारा पहला टीम डिनर है, सभी लोग हमारा वेट कर रहे होंगे, हमें चलना चाहिए। तो तुम लोग टीम डिनर पर जा रहे हो। खाली पेट मैंने काफी ज्यादा पी लिया था तो अब मुझे भूख लग रही है, तो क्या मैं भी तुम्हारे साथ आ सकती हूँ? ईसियो हंसने लगती है और कहती है ये कैसे वहाँ पर आ सकती है, ये हमारा टीम डिनर है, मैंने तुमसे नहीं तुम्हारे बॉस से पूछा, इसलिए अपना मुंह बंद रखो। सेरोई उन दोनों को देखने लगता है और सोचने लगता है कि वो क्या डिसीजन ले। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि सुहा ने भी टीम डिनर ज्वाइन कर लिया है, मतलब कि सेरोई मान गया। सुहा के वहाँ पर आ जाने से सभी लोग थोड़ा अनकंफर्टेबल फील करने लगते हैं। सुहा कहती है आई एम सॉरी, मैं इस तरह से तुम लोगों के टीम डिनर पर आ गई, खुद को ही यहाँ पर इनवाइट करके अब क्यों सॉरी बोल रही हो? जब सुहा गंसू को देखती है तो उसको गंसू जाना पहचाना लगता है, तो वो उससे पूछती है कि क्या हम पहले मिल चुके हैं? गंसू बताता है कि हाँ, हम तुम्हारे पब में आए थे जब हम माइनर थे। हाँ, मुझे याद आ गया, पर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैंने तुम्हें उससे भी पहले कहीं पर देखा है। जिस रेस्टोरेंट में वो लोग खाना खाने के लिए आए होते हैं, ईसियो उसके बारे में उन सभी को बताती है कि यहाँ का खाना बहुत अच्छा है। उसने अपने ब्लॉग पर इस रेस्टोरेंट को 4 स्टार दिया था। तो सेरोई ईसियो से पूछता है कि तुम दानबाम को कितने स्टार दोगी? मैं दूंगी दानबाम को 3 स्टार। तो चोई कहता है सिर्फ 3 स्टार? क्या हम इतने बुरे हैं? 3 स्टार मैं देती हूँ एक अच्छे खासी डिसेंट पब को। तो सुहा उससे पूछती है कि वो इटेवोन में किसी भी पब को 5 स्टार देगी क्या? ईसियो बताती है कि वो चेंगा को 5 स्टार देगी क्योंकि वहाँ का इंटीरियर, सर्विस और उसकी लोकेशन सब कुछ परफेक्ट है और वहाँ की सबसे बड़ी खासियत ये है कि वहाँ के खाने का टेस्ट बहुत अच्छा है, क्योंकि मैंने सुना है कि चेयरमैन ने खुद अपनी रेसिपी बनाई है और ये भी कि वो बहुत अच्छे कुक हैं। तो सेरोई कहता है कि युन भी बहुत अच्छी कुक है, तुम मुझे गलत मत समझो, युन अभी बहुत अच्छी कुक है, लेकिन चेंगा बहुत बड़ा नाम है, उसके 10 से भी ज्यादा ब्रांड है, वो बड़े बिजनेस की कैटेगरी में आता है, हमारे गोल अलग हैं। नहीं तो मेरा गोल है दानबाम की बहुत सारी फ्रेंचाइजीज खोलना। ये सुनकर वहाँ पर मौजूद सभी लोग शॉक्ड जाते हैं। ईसियो कहती है बिजनेस फ्रेंचाइजी खोलना कोई आसान काम नहीं होता सेरोई, मैंने कब कहा कि ये आसान होगा, बहुत सारी प्रॉब्लम आएगी और शायद मैं ये अकेला कर भी नहीं पाऊंगा, पर तुम सब मेरे साथ हो तो हम जरूर कामयाब होंगे। चोई उन बातों को याद करता है जो कि सेरोई ने जेल में कहा था, अगर बॉस ने कहा है कि हम कामयाब होंगे तो जरूर होंगे। हाँ, हम पब के बहुत सारे फ्रेंचाइजीज खोलेंगे और उसके लिए मैं 5 गुना ज्यादा मेहनत करूंगी। हाँ बिल्कुल, हाँ मैं भी तैयार हूँ। ईसियो स्माइल करती है। फिर वो सभी लोग ग्लास उठाते हैं और चीयर करते हैं कि हम होंगे कामयाब। सेरोई अपने पब की बहुत सारी फ्रेंचाइजीज खोलना चाहता है, ये जानकर सुहा काफी शौक में होती है। उसके बाद जब सुहा वॉशरूम में होती है तो वहाँ पर ईसियो आती है और उससे कहती है कि तुमने झूठ क्यों कहा था, मुझे पता चल गया है कि पुलिस में पब को लेकर
तुमने कंप्लेन नहीं की थी। ईसीओ हंसने लगती है और कहती है और तुम तो उसको किस भी करने वाली थी। हाँ, और मैं कर भी लेती अगर तुम बीच में नहीं आती। वैसे आखिर तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? तुम उसको लाइक भी नहीं करती हो, पर लगता है कि अब मैं उसको लाइक करने लग गई हूँ। और तुम ये बात जान लो कि मैं एक सनकी टाइप की लड़की हूँ, मुझे जो हासिल करना होता है वो मैं हासिल करके ही रहती हूँ। अगर कोई मेरे बीच में आता है तो मैं उसको तबाह कर देती हूँ। मैं अपने बॉस को लाइक करती हूँ, इसीलिए मैं तुम्हें वार्निंग दे रही हूँ, संभल कर रहना। आई एम रियली सॉरी, पर वो तुम्हें लाइक नहीं करता है, वो तो मुझे लाइक करता है। फिर तो अब मेरे पास अब कोई रास्ता ही नहीं है, मुझे तुम्हें तबाह करना ही होगा। सुहा उसको गुड लक बोलती है और वहाँ से चली जाती है। उसके अगले दिन जब सुहा मिस्टर जैंग से मिलने के लिए आती है तो वो उनके टेबल के ऊपर उनकी फैमिली फोटो देखती है जिसके अंदर वो गंसू को देखती है। तो वो मिस्टर जैंग से पूछती है कि इस फोटो में आपके पास जो ये लड़का खड़ा है, क्या ये आपका बेटा है? मिस्टर जैंग उसको बताते हैं कि वो उसका दूसरा बेटा है। क्या आपने अपने बेटे को सेरोई के पास काम करने के लिए भेजा है? तुम ये क्या बोल रही हो? मैं ऐसा क्यों करूँगा? तो फिर वो सेरोई के पब में क्यों काम कर रहा है? ये जानकर मिस्टर जैंग शॉक्ड हो जाते हैं। फिर मिस्टर जैंग पूछते हैं कि सेरोई का पब कैसा चल रहा है? तो सुहा बताती है कि वो काफी अच्छा चल रहा है, आजकल लोगों की लाइन लगी रहती है वहाँ पर। तभी वहाँ पर गनवन भी आ जाता है तो वो तीनों बैठकर बात करने लगते हैं। सुहा मिस्टर जैंग को सारी बातें बताती है जो कि सेरोई के पब में हो रहा है, वहाँ पर उनका काम अच्छा क्यों चल रहा है, उसने किन किन को हायर किया है, साथ ही ये भी कि ईसीओ की वजह से ही उसका पब इतना अच्छा चल रहा है क्योंकि वो एक सोशल मीडिया स्टार है और उसको काफी अच्छा खासा पब के बारे में नॉलेज है। तुम्हारी सेरोई के बारे में क्या राय है? मुझे लगता है कि वो दिमाग से नहीं सोचता है और उसकी सबसे बड़ी कमजोरी यही है। वो नर्म दिल का जरूर है पर इरादे का पक्का है। कोई भी आम आदमी मैनेजर की पोस्ट एक 20 साल की लड़की को नहीं देगा, पर उसको रिजल्ट अच्छा मिल रहा है, इसका मतलब उसको इंसानों की अच्छी परख है। एक बार जो ठान लेता है उसे पूरा करके ही रहता है, चाहे कितना भी समय क्यों न लगे। और उसके एम्प्लॉइज उससे काफी प्यार करते हैं क्योंकि वो उनको काफी इम्पोर्टेंस देता है। डैड, आप उसके छोटे से पब को लेकर इतना ज्यादा टेंशन क्यों ले रहे हैं? हमारी शुरुआत भी छोटे से पब से ही हुई थी। जब कोई इंसान अपनी गोल को लेकर बहुत ज्यादा सीरियस होता है तो वो उसको हासिल कर ही लेता है। सेरोई चाहता है कि वो आगे चलकर दानबाम को एक्सपैंड करे फ्रेंचाइजीज में। ये सुनकर गनवन हंसने लगता है और कहता है क्या वो पागल हो गया है? वो ऐसा कभी नहीं कर पाएगा। मिस्टर जैंग सुहा से कहते हैं कि आज के लिए इतना काफी रहेगा, तो तुम उसके ऊपर नजर बनाए रखना। उसके बाद हम ईसीओ की मॉम को देखते हैं जो कि अपने ऑफिस में काम कर रही होती है। तभी उनको अपने कलीग से पता चलता है कि ईसीओ एक पब के अंदर मैनेजर का काम कर रही है। वहीं ईसीओ पब के अंदर काम कर रही होती है। जब पब बंद हो जाता है तो सेरोई के पास आती है और उससे पूछती है कि आज कितनी की कमाई हुई। तो सेरोई उसको बताता है कि आज 362 लाख की कमाई हुई। मैंने जो तुम्हें टीवी पर आने वाली बात कही थी, क्या तुमने उसके बारे में सोचा? हम सेलेक्ट होंगे या फिर नहीं उसका पता नहीं, पर ट्राई करके देख लेते हैं। तुमने कहा था कि ये एक अच्छी स्ट्रैटेजी हो सकती है, तो ट्राई करके देख लेते हैं। वो तो ठीक है, पर आगे चलकर तुम अपने वादे से मुकर तो नहीं जाओगे ना? सेरोई पूछता है किस वादे की बात कर रही हो तुम? क्या मेरी जॉब की शर्तें याद है तुम्हें? तुमने कहा था कि मुझे सैलरी नहीं बल्कि नेट सेल्स के 20% मिलेगा। तुम्हारे आने से पहले हम लॉस में ही चल रहे थे, अगर हम प्रॉफिट नहीं भी कमाते तो मैं तुम्हारे हक के पैसे जरूर देता। ईसीओ सेरोई को बताती है कि अब यहाँ पर कस्टमर बढ़ रहे हैं तो उनको कुछ स्टाफ की जरूरत पड़ेगी। ईसीओ जब घर आती है तो उसकी मॉम ने उसका सारा सामान पैक कर दिया होता है। उसकी मॉम कहती है मैंने यूनिवर्सिटी कॉल किया था, तुमने वहाँ पर एडमिशन नहीं लिया है। यूनिवर्सिटी जाने के बजाय तुम पब में काम क्यों कर रही हो? मैं वहाँ पर मैनेजर का काम कर रही हूँ, फिर प्रॉब्लम क्या है? जॉब क्यों करनी है? समझाओ मुझे, यूनिवर्सिटी छोड़कर जॉब क्यों करनी है तुम्हें? तुमने उस दिन मुझसे जो कुछ भी कहा था कहीं वो वजह तो नहीं है? तुम जिसको पसंद करती हो वो भी वहीं पर काम करता है ना? ईसीओ हाँ कहती है और बताती है कि वो पब का ऑनर है। मैं जानती हूँ कि जब तुम कुछ भी डिसाइड कर लेती हो तो अपना डिसीजन किसी के लिए भी नहीं बदलती हो, तो अपना सामान लो और यहाँ से निकल जाओ। मैं तुम्हें हर वो खुशी देना चाहती थी, पर इस गरीब माँ के पास देने के लिए कुछ भी नहीं था, लेकिन फिर भी मैंने तुम्हें अच्छी सी अच्छी परवरिश दी और बड़े बड़े सपने देखना सिखाया। मुझे पता था कि तुम एक स्मार्ट लड़की हो और तुम्हारी जिंदगी मेरी तरह नहीं होगी, लेकिन तुम वही गलती क्यों दोहराना चाहती हो जो कि तुम्हारी माँ ने की थी? तुमने मेरी हालत देखी है ना? ईशियो कहती है पर मैं आपकी तरह नहीं हूँ, मैं दिल से नहीं बल्कि दिमाग से सोचती हूँ। देखना, मैं अपना प्यार और कामयाबी दोनों हासिल करूंगी। तो
तो तुम उस लड़के को उसका बिजनेस सेट करके देना चाहती हो और फिर क्या उसकी बीवी बनकर खुश रहोगी। आपसे मैंने बहुत कुछ सीखा है। उसके सपनों में मैं अपना सपना नहीं ढूंढूंगी और ना ही मैं आपके सपने को जीऊंगी, बल्कि मैं अपने सपने को जीऊंगी, क्योंकि ये मेरी लाइफ है। बड़े सपने देखो, ये सिखाने के लिए आपका थैंक यू। ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। आपको नहीं पता कि आपकी बेटी कितनी लायक है। देखना एक दिन आपको मुझ पर नाज होगा। इतना कहकर ईसीओ अपना सामान लेती है और वहाँ से चली जाती है। उसके बाद हम सेरोई को देखते हैं जो कि जॉगिंग कर रहा होता है। तभी वो रास्ते में ईसीओ को देखता है तो वो उसके पास आता है और कहता है कि तुम अब तक घर नहीं गई, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? मेरा छोड़ो, ये बताओ कि तुम इतनी रात को जॉगिंग क्यों कर रहे हो? सेरोई उसको बताता है कि उसको जॉगिंग करना बहुत ज्यादा पसंद है और ये जगह जॉगिंग के लिए काफी अच्छी है। सेरोई ईसीओ के पास उसका बैग देखता है तो पूछता है कि क्या कुछ हुआ है? मैंने अपनी मॉम को दुख पहुंचाया है क्योंकि उनकी शर्तों पर अपनी जिंदगी जीने से मना कर दिया मैंने। वो चाहती थी कि मैं बड़ी यूनिवर्सिटी में जाऊं, बड़ी सी फॉर्म में जॉब करूं और फिर बड़े से घर में शादी कर लूं। मेरा पब में काम करना उनको अच्छा नहीं लगा। मुझे गंसू ने बताया था कि यूनिवर्सिटी छोड़कर तुम पब में काम करने लगी हो, तो फिर तुमने मुझे रोका क्यों नहीं? सेरोई सोचने लगता है तो ईसीओ कहती है चलो मैं ही बताती हूँ। तुम शायद मेरी लाइफ में इंटरफेयर नहीं करना चाहते थे। ऐसा नहीं है, मुझे जरूरत है तुम्हारी, और अगर तुम्हारी मॉम चाहती है कि तुम एक बड़ी कंपनी में काम करो तो एक न एक दिन दानबाम भी फेमस और बड़ी कंपनी बनी जाएगी। ये सब सुनकर ईसीओ सेरोई को ही देख रही होती है तो सेरोई कहता है क्या मैं सेल्फिश लग रहा हूँ? दरअसल बात ये है कि इससे पहले मैंने किसी को दिलासा दिया नहीं है। तुमसे बात करके दिल हल्का हो गया मेरा। वैसे मुझे काफी हैरानी हो रही है कि आज पहली बार तुम मुझसे इतना ज्यादा खुलकर बात कर रहे हो। दरअसल वो मैं तुमसे ही सीख रहा हूँ। टीम डिनर पर तुमने कहा था कि तुम दानबाम को चेंगा से भी बड़ा नाम बनाना चाहते हो, मतलब कि तुम फूड इंडस्ट्री में सबसे बेस्ट बनना चाहते हो। सेरोई कहता है हाँ, और मैं जरूर बनूंगा। ईसीओ हंसने लगती है और कहती है इसीलिए कहते हैं कि जितने बड़े सपने देखोगे उतने ही ऊपर तक जाओगे। तुम अपने वादों को निभाते तो हो ना, फेंकने वालों में से तो नहीं हो ना। अगर यही तुम्हारा सपना है तो हम लोग मिलकर कामयाब होंगे। अगले दिन जब यून पब में आती है तो उसको देखकर सभी लोग हैरान रह जाते हैं क्योंकि उसने अपने बालों का कलर चेंज करवा लिया होता है। सभी लोग उसकी तारीफ करते हैं क्योंकि काले बालों में वो काफी अच्छी लग रही होती है, जिसकी वजह से वो काफी खुश भी होती है। पब में पार्ट टाइमर की जरूरत है तो सेरोई और ईसीओ बैठकर इंटरव्यू ले रहे होते हैं। काफी सारे लोग इंटरव्यू देने के लिए आए होते हैं पर उनको एक भी पसंद नहीं आता है। तभी वहाँ पर एक टोनी नाम का लड़का आता है जिसको देखकर वो सभी सोचते हैं कि ये तो फॉरेनर है। टोनी सबको बताता है कि वो फॉरेनर नहीं बल्कि कोरियन ही है और यहाँ पर पार्ट टाइम जॉब के लिए इंटरव्यू देने आया है। वो 1 साल पहले ही कोरिया आया है। उससे पहले वो अपनी मॉम के पास फ्रांस में रहता था। अब सिर्फ ईसीओ को ही इंग्लिश बोलना आता है तो वो टोनी को काम पर रख लेती है ताकि वो फॉरेनर कस्टमर को हैंडल कर सके। ईसीओ एक अपार्टमेंट में शिफ्ट हो जाती है और गंसू उसकी मदद करता है। तभी ईसीओ को टीवी शो वालों का कॉल आता है जो कि उसको बताते हैं कि उनका प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया गया है। इससे ईसीओ बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और जल्दी से फोन करके सेरोई को यही बात बताती है। सेरोई जा रहा होता है तभी वहाँ पर सुहा आ जाती है और उससे पूछती है क्या बात है, तुम तो बड़े खुश लग रहे हो। हमारा पब द बेस्ट पब शो में इंट्रोड्यूस होने वाला है। द बेस्ट पब शो, तुम्हारा मतलब वो कुकिंग कंपटीशन? हाँ वही, सुना है बहुत अच्छा शो है, वो हमें इनवाइट कर रहे हैं। तुमने उनको भी अपनी बातों से इम्प्रेस कर लिया होगा। तो सेरोई कहता है उनको मैंने नहीं बल्कि ईसीओ ने इम्प्रेस किया है। फिर सेरोई उससे पूछता है कि क्या उस दिन तुम अच्छे से घर पहुंच गई थी? हाँ पहुंच गई थी। आई एम सॉरी, उस दिन मैंने काफी सीन क्रिएट कर दिया था। तो सेरोई कहता है नहीं तो ऐसा कुछ भी नहीं है। तुमने मुझसे कहा था कि मुझे खुद के लिए वही करना चाहिए जो मुझे सही लगे। सेरोई, मैं अपनी लाइफ में बहुत मुश्किल से यहाँ तक पहुँच पाई हूँ। मैं चेंगा कंपनी के लिए काम करती आई हूँ और वहीं पर करती रहूंगी। तो अब तक तुमने मेरे लिए जो कुछ भी किया है उसके लिए थैंक यू। तुम्हें मुझे भुलाकर अब आगे बढ़ना चाहिए। ये सुनकर सेरोई थोड़ा उदास हो जाता है। उसके बाद हम देखते हैं गनवन मिस्टर जैंग के साथ खाना खा रहा होता है। गनवन कहता है पार्क सेरोई के बारे में आपने क्या सोचा? आपको बहुत परेशान कर रहा है ना वो? तो क्या मैं उसको सीधा करूँ? अनाथ, सजा काटा हुआ और अनपढ़ लड़का है। ताश की पत्तों की तरह बिखर सकता था पर उसने खुद को संभाल लिया। आप कह रहे थे कि वो बहुत आगे तक जा सकता है। तो मिस्टर जैंग कहते हैं कि हो सकता है वो एक दिन दानबाम को ब्रांड भी बना सकता है। इसीलिए तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि वो
हमारे लिए खतरा बन सकता है। तुम्हारी बात बिल्कुल सही है, इंसान पैसे कमाने के लिए काम करता है लेकिन वो नाम कमाने के लिए कर रहा है। पर फिर अगला लेवल आता है जिसमें इंसान बिना काम किए पैसे कमाता है। उसके बाद वो सिर्फ टीम बनाता है और पैसे इन्वेस्ट करता है और अगले लेवल तक सिर्फ वही पहुंच पाता है जो कि दिमाग से सोचता है ना कि दिल से। पर सिरोही दिल से सोचता है ना कि दिमाग से, और यहीं पर वो मात खा जाता है। 10 साल काफी लंबा अरसा होता है और इन 10 सालों में वो काफी ज्यादा मेहनत करके सिर्फ एक छोटा सा पब ही खोल पाया, इसीलिए वो हमारे लिए खतरा कभी नहीं बन सकता। तो आप उसको लेकर इतना ज्यादा परेशान क्यों रहते हैं? तभी मिस्टर जैंग कहते हैं कि तुम्हें सोहा अच्छी लगती है ना, और तुम्हारी ये पसंद मुझे भी पसंद है। ये सुनकर गनवन हैरान रह जाता है और कहता है क्या सच में? हाँ बिल्कुल, अगर तुम्हें उससे शादी करनी है तो मुझे कोई एतराज नहीं। फिर आप सोहा से सिरोही के बारे में क्यों पूछते रहते हैं? सिरोही सिर्फ एक जरिया है ये पता करने का कि सोहा हमसे कितनी ज्यादा वफादार है। सिरोही एक जरिया है। ये सुनकर गनवन बहुत ज्यादा हंसने लगता है। उसके बाद जब सिरोही टीवी शो के लिए उनसे मिलने के लिए आता है तो वहाँ पर गनवन को बैठा हुआ देखकर हैरान रह जाता है। शो प्रोड्यूसर से मिलने के बाद जब सिरोही जा रहा होता है तो उसके पास गनवन आता है। गनवन कहता है तो कैसे हो तुम और सोहा साथ में काफी अच्छे लग रहे थे। उस दिन मैंने तुम दोनों को इटेवॉन में देखा था। 10 साल हो चुके हैं ना, तो क्या 10 सालों से तुम दोनों एक दूसरे के टच में थे? क्या तुम दोनों के बीच कुछ चल रहा है क्या? सिरोही कुछ भी जवाब नहीं देता है तो गनवन कहता है पता है ना, मुझे भी उसमें इंटरेस्ट है, पर एक बात बताओ, अब मेरे डैड को भी वो बहुत पसंद है। वो अच्छा इन्वेस्टमेंट कह रहे थे उसको। उसने सिर्फ तरस खाकर तुमसे बात की होगी, प्यार तो नहीं हो गया तुम्हें उससे? अगर करते हो तो तुम्हें ही तकलीफ होगी क्योंकि वो तो सिर्फ तरस खाती है तुम पर। तुम खुद ही सोचो ना कि वो चेंगा कंपनी के चेयरमैन के बेटे से शादी करना चाहेगी या फिर जेल गए गरीब अनपढ़ गवार अनाथ लड़के से। सिरोही कहता है मैं ये तो नहीं जानता, पर ये जानता हूँ कि वो एक खूनी से तो नहीं करेगी। ये सुनकर गनवन के एक्सप्रेशन ही बदल जाते हैं। क्या डर लग रहा है एक अनपढ़ गरीब जेल जा चुके अनाथ लड़के से? कुछ भी बकवास मत करो। तुम्हें पता है मेरे डैड ने तुम्हारे बारे में क्या कहा था? तुमने 10 साल तक इतनी ज्यादा मेहनत की पर सिर्फ एक छोटा सा पब ही खोल पाए। उन्होंने कहा कि तुम हमारे लिए खतरा कभी नहीं बन सकते। तुम बस एक जरिया हो सोहा की ईमानदारी परखने के लिए, और यही तुम्हारी औकात है। बस तुम बेकार में उड़ते रहते हो यार, अपनी औकात में रहा करो। बेकार में तुम्हारी वजह से सोहा के ऊपर शक किया जाता है। कभी दूसरों के बारे में भी सोचा करो और खुद को हीरो मत समझो। इतना कहकर गनवन वहाँ से चला जाता है। गनवन की बातों से सिरोही काफी सोच में पड़ जाता है। इस यो पब में होती है तभी उसको टीवी शो के डायरेक्टर का कॉल आता है जो कि उसको बताता है कि उन्होंने शो को कैंसिल कर दिया है, जिससे वो काफी परेशान हो जाती है और उसको काफी गुस्सा भी आ रहा होता है कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। जब सिरोही पब में आता है तो इसी उससे पूछती है कि तुम्हारे और उनके बीच कुछ हुआ था क्या? फिर सिरोही पब के छत के ऊपर होता है और ड्रिंक कर रहा होता है। गनवन ने उससे जो कुछ भी कहा था उसी बारे में सोच रहा होता है और सोहा के बारे में भी सोच रहा होता है। तभी वहाँ पर ईसियो आती है और उससे पूछती है कि क्या हुआ है तुम्हें? तुमने शो के लिए काफी ज्यादा मेहनत की थी, आई एम सॉरी। तो ईसियो कहती है कोई बात नहीं, और भी बहुत सारे चैनल्स हैं। वैसे हुआ क्या है? डायरेक्टर के साथ तुम्हारी लड़ाई हुई थी क्या? जब से आए हो खामोशी हो। सिरोही उससे पूछता है वॉक पर चलोगी क्या? तो ईसियो स्माइल करने लगती है और कहती है चलते हैं ना। फिर जब वो दोनों वॉक करते हुए जा रहे होते हैं तो ईसियो फिर से उससे वही सवाल पूछती है कि आज क्या हुआ था, पर सिरोही उसको नहीं बताता है। तभी उनको सोहा मिल जाती है। सिरोही सोहा को हाय कहता है। सोहा उनसे पूछती है कि क्या तुम दोनों डेट पर जा रहे हो? नहीं तो हम बस देख रहे हैं कि दूसरे पब कैसे चल रहे हैं। वैसे तुम पूरे दिन ऑफिस में काम करती हो, उसके बाद रात को यहाँ पर पब में काम करती हो, तुम काफी ज्यादा थक जाती होगी ना, पैसे भी तो डबल मिलते हैं ना, तो तुम अब घर जा रही होगी ना, तुम्हें जल्दी से जाना चाहिए नहीं तो तुम्हारी बस मिस हो जाएगी। फिर वो ईसियो के साथ वहाँ से जाने लगता है, जिससे सोहा हैरान रह जाती है और उसको काफी बुरा भी लगता है क्योंकि सिरोही ने इससे पहले ऐसा कभी नहीं किया था। लगता है कुछ बहुत बड़ा हुआ है वहाँ पर, क्योंकि मैंने तुम्हें ऐसे कभी नहीं देखा है। हाँ मैं जानता हूँ, मैंने उसके साथ थोड़ा रूखा बर्ताव किया। मैंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि मैं अभी अपने आप से लड़ रहा हूँ। क्या अभी भी उसको लाइक करते हो? तुम्हारा पब उसने ही बंद करवाया, फिर भी तुम्हें कुछ खास फर्क नहीं पड़ा। सिरोही कहता है क्या तुम फिर से वही बात दोहराने वाली हो? मॉम कहती है कि आजकल सिर्फ पढ़ाई से कामयाबी नहीं मिलती है, तो उन्होंने मुझे स्पोर्ट्स, म्यूजिक, हर कंपटीशन में भाग लेना सिखाया। मुझे चेस खेलना बहुत ज्यादा पसंद था और उसमें मैं बहुत अच्छी भी थी। मैं हमेशा अपने से बेटर प्लेयर के साथ खेलती थी और मैं गेम में कभी चीटिंग नहीं करती थी, पर आजकल लगता है कि मैं अपने आप से चीटिंग कर रही हूँ। सिरोही उससे पूछता है कि तुम ऐसा क्यों सोचती हो? तो इसी उसको बता
बता देती है कि पुलिस में पब को लेकर कंप्लेन सुहा ने नहीं की थी। एक लड़की थी जिसके साथ मेरा स्कूल में झगड़ा हुआ था, उसने ही कंप्लेन किया था बदला लेने के लिए। ये सब जानने के बाद सेरोई काफी ज्यादा हैरान रह जाता है। सेरोई कहता है तुम चलो मैं थोड़ी देर में आता हूँ। फिर वो भागते हुए सुहा के पास जाने लगता है। उसको जाते हुए देखकर ईस्यू अपने मन में कहती है मेरे सामने कितना भी अच्छा प्लेयर क्यों ना हो, आखिर में जीत मेरी ही होती है। मैं उनमें से नहीं हूँ जो कि आसानी से हार मान ले। सेरोई भागकर बस स्टॉप पर पहुँचता है तो सुहा उससे पूछती है कि क्या बात है, क्या कुछ हुआ है, तुम भागते हुए यहाँ पर क्यों आए हो? पुलिस में रिपोर्ट तुमने नहीं किया था। तो सुहा पूछती है तुम्हें ये किसने बताया? तुमने मुझसे झूठ क्यों कहा था? क्या इसलिए ताकि मैं तुमसे नफरत करूं? सेरोई सुहा का हाथ पकड़ता है और कहता है आई एम सॉरी सुहा, मैं काफी ज्यादा सेल्फिश हो गया था, मैं सिर्फ अपने बारे में सोच रहा था। मैंने कहा था ना तुमसे कि तुम्हें मुझे भूल जाना चाहिए। तुम मेरे और चेंगा कंपनी के बीच फंसकर रह गई हो ना, बस कुछ टाइम रुक जाओ। जानता हूँ बहुत मुश्किल है, बस तुम मुझे थोड़ा सा वक्त दो। तभी वहाँ पर बस भी आ जाती है तो सुहा बस के अंदर जाने लगती है। सेरोई कहता है तुम मेरे पब के खिलाफ जो कुछ भी करना चाहती हो करो, तुम्हारी मजबूरी मैं समझता हूँ सुहा, तुम जो भी करोगी मैं बुरा नहीं मानूंगा। मैं नामो निशान मिटा दूंगा चेंगा का, फिर तुम्हें एहसान नहीं चुकाना पड़ेगा। मैं तुम्हें उसके एहसानों से आजाद कर दूंगा। ये सब सुनने के बाद सुहा को बहुत अच्छा लगता है, वो काफी इमोशनल भी हो जाती है। सेरोई तभी अपना फोन निकालता है और होजिन नाम के बंदे को कॉल करता है। होजिन उससे कहता है कि इतनी रात को कॉल किया, सब कुछ ठीक तो है ना? सेरोई कहता है मुझे ये जानना है कि मैंने जो हेज फंड में इन्वेस्ट किया था उसका क्या हुआ? होजिन कहता है मार्केट अभी डाउन चल रहा है पर कोई बात नहीं, जल्द ही मुनाफा होगा। चेंगा का इन्वेस्टमेंट मिलाकर टोटल कितने पैसे हो गए हैं? पहले तुमने जो कुछ भी इन्वेस्ट किया था उन सबको मिलाकर 1.9 बिलियन वॉन हो चुके हैं। सेरोई कहता है कि उन सभी पैसों को चेंगा में इन्वेस्ट कर दो और फोन काट देता है। अगले दिन मिस्टर जैंग ऑफिस आते हैं तो उनका असिस्टेंट बहुत हड़बड़ाहट में उनके पास आता है। असिस्टेंट बताता है कि स्टॉक होल्डर की लिस्ट देखते हुए उसको कुछ पता चला है। वो लिस्ट मिस्टर जैंग को दिखाता है तो उस लिस्ट के अंदर सेरोई का नाम देखकर मिस्टर जैंग शॉक दे जाते हैं। मिस्टर जैंग पूछते हैं कि ये बताओ कि कितने वॉन के शेयर्स हैं। उनका असिस्टेंट बताता है कि 1.9 बिलियन वॉन, जो सुनकर मिस्टर जैंग और गन वॉन हैरान रह जाते हैं। असिस्टेंट बताता है कि उसने 8 साल पहले हमारी कंपनी में इन्वेस्ट किया था जब मार्केट में हमारे शेयर्स गिरे थे। मिस्टर जैंग को याद आता है कि 8 साल पहले गनवन ने कुछ लफड़ा किया था जिसकी वजह से शेयर्स गिरे थे। मिस्टर जैंग बहुत ज्यादा हंसने लगते हैं और कहते हैं कि मुझे बहुत भूख लगी है, चलो चलकर दान बाम में खाते हैं। जब वो वहाँ पर पहुँचते हैं तो उनको वहाँ पर देखकर गंसू हैरान रह जाता है। सिरोई भी उनको देखकर हैरान होता है। वो दोनों एक दूसरे को देख रहे होते हैं। मिस्टर जैंग अपने मन में कहते हैं कि 8 साल पहले तुझे अपने बाप के इंश्योरेंस के पैसे मिले थे और उस वक्त तूने वो पैसे चेंगा के शेयर्स में डाल दिए। सिरोई अपने मन में कहता है डैड के पैसों का सही इस्तेमाल करना था मुझे। मैंने सोचा कि तुम्हें जेल भेजकर तुम्हारा किस्सा वहीं पर खत्म कर दिया मैंने, पर तेरी आंखों में साफ नजर आ रहा है कि तूने मुझे बर्बाद करने की ठान ली है। इस उम्र में तूने मेरे अंदर लड़ने का जोश जगाया है। सिरोई मिस्टर जैंग का पब में वेलकम करता है। मिस्टर जैंग कहते हैं कि मैं यहाँ पर तुमसे ही मिलने आया हूँ। तो सिरोई कहता है इसी का इंतजार तो मुझे भी था।